हेलो फ्रेंड्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री 12th का फाइनल चैप्टर है अपना फॉर्मूला जिसके रिवाइज कर रहे हैं। अपने को क्या करता है, मैंने जो एग्जांपल्स वगैरह हैं बहुत सारे तो एनसीईआरटी के लिए ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अपने को कोई भी एक रिएक्शन दे देगा ऐसे, उस रिएक्शन का अपने को रेट वाला टर्म लिखना है। और इसको पूछने का तरीका उसका थ्योरेटिकल भी हो सकता है और सिंपल जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे भी पूछ हो सकता है। ये वाला एच आई का डिसोसिएशन जो है वो तो 2-3 बार पूछ चुका, अभी लेटेस्ट 2020 में भी पूछा हुआ था। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो, जो रिएक्टेंट है वो एरो के इस साइड होंगे और प्रोडक्ट एरो के इस साइड होंगे, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो अब रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाना है। रीज़न ये है कि उसकी कंसनट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो -5D ये है तो -1 और ये जो भी टर्म है वो 1 में चली जाती है, तो -1/5 dBr/dt। ठीक है। और यहाँ आगे 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका हो गया। ये 6 है तो 1/6 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड देखोगे ना अगर आप, तो प्रोडक्ट के हैं तो आगे माइनस नहीं है, प्लस है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है। और ये इसका लिखने का तरीका हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के Br2 का अगर आप देखोगे तो Br2 के आगे कितना लिखा है, 3Br2 लिखा है, तो उस वहाँ आगे आएगा 1/3 Br2। ये एक बहुत स्पेशल तरीका है, मतलब स्टैंडर्ड है, जो कि आपको आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक। अगला, मरकरी प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। तो मरकरी की कंसेंट्रेशन बराबर Cl। अब है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी पूछेगा ना, इसमें एक होता है जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तब अपने को ध्यान पड़ता है। एक अगर मान लो ये पूरी रिएक्शन है, ठीक है, तो अगर अपने को पूछता है इसी वाली रिएक्शन की बात करते हैं, नीचे वाली की, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो -1/2 DHI/dt, ΔH/ΔT और ΔI2/ΔT होगा। ये तो अगर रेट का पूछेगा तो अपन ये पूरी रेट है, ठीक है, ये पूरी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। लेकिन अपने को पूछे अगर फॉर्मेशन ऑफ, या फिर मान लेते हैं अपने को बोलता है डिसोसिएशन, है ना, डिसोसिएशन या टूटना जो भी बोले, या डिसअपेरियंस ज़्यादा वर्ड यूज़ करता है, ठीक है, डिसअपेरियंस, मैं भी डिसअपेरियंस लिख देता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI, ये अगर पूछ ले अगर आपको क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डी, मैं डेल्टा को है ना डी लिख रहा हूँ, DHI/dt लिखना है, आपको 1/2 नहीं लगाना है। ठीक है। और डिसअपेरेंस बोला मतलब कि नेगेटिव साइन आपको नहीं बताना है। डिसअपेरेंस बोला इसका मतलब अपने आप ये नेगेटिव साइन डिसअपेरेंस कोई दिखाता था तो अपने को वो शो करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस या ये वाली रिएक्शन है और पूछेगा रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे, सिर्फ dBr2/dt लिखोगे। ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ अपेरेंस। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलता तो फिर क्या बोलते, 1/3 dBr2/dt। ऐसा क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एज अ फॉर्मूला भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अपेरेंस और डिफरेंस में ये n आगे नहीं आते, सिंपल वही पूछता है। ओके। अगला क्वेश्चन, ये इसका मैंने फॉर्मूला इस साइड लिखा है। अपने को किसी भी ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, nth ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, nth ऑर्डर, उसका k का अगर फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो ये होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n, सेकेंड की पावर -1। ठीक है। किसी भी nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो अब n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स। 1 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। 2 रखोगे तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर नीचे -1, तो नीचे वाला ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की टेबल है जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। और कभी कभी क्या देता है, जब क्वेश्चन देता है ना तो सिर्फ के दे देता है और आगे उसकी यूनिट लिख देता है, तो अपने को यूनिट से पहचानना पड़ता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके एकदम माइंड में होना चाहिए। ओके, के की यूनिट का फॉर्मूला है। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक आता है रेट का, ये था रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अगर सिंपल रेट का फॉर्मूला पूछे तो हर रिएक्शन की फिक्स है ये, 0 ऑर्डर हो, 1 ऑर्डर हो, 2 ऑर्डर हो, कुछ भी ऑर्डर हो। ठीक है।
तो ये फिक्स है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये ना एक मतलब एक तरह का ये भी है कि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है ना, जीरो ऑर्डर की, उसके लिए आर एंड के की यूनिट सेम आएगी। आप भले देख लो, यहाँ जीरो रखोगे तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, आर एंड के की यूनिट सेम होती है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको अगर बोल दे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का, कभी कभी है ना 1/3 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर दे देगा, बोल देगा इसका आप के का यूनिट बताओ, तो एन की वैल्यू 3/2 रख देना, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में कभी कभी अपने को अब रेट अगर लिखना है, कोई रिएक्शन दी है जैसे कि XA + YB गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन लिखी हुई है और इससे अपने को रेट कांस्टेंट लिखना है, तो अपन लिखेंगे आर रेट इक्वल्स टू, ठीक है, और वो सबसे स्लो स्टेप से लिखेंगे। पहली बात तो ये स्लो स्टेप अगर एग्जाम में देता है तो उसी से लिखेंगे, नहीं देता है तो जो दिया है उसी को स्लो मान लेंगे। रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और रेट मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना। जैसे ये कोई रिएक्शन है उसका लिखा हुआ है, अब इस रेट से अगर अपने इस रेट इस टाइप से रेट लिखते हैं, अब रेट टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड है। इससे अगर अपने को रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो रेट के ऊपर में जो पावर्स लिखी है इन पावर्स को ऐड कर दो, वही आपका ऑर्डर होता है। अगर रेट के ऊपर एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई आप ऐड कर दोगे ना, वही आपका रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 4.3, तो इनको ऐड करोगे तो रेट का ऑर्डर आ जाएगा, और इस पर भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। एक मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन में भी बहुत बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आते हैं। मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज़ होती है, हर किसी को पता होती है। तो कि भाई ऑर्डर जो, हाँ, रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, तो ऑर्डर जो होता है ना वो क्या होता है, डिवाइड में, पॉइंट्स में, ये सब हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूल का नंबर होता है तो वो कभी भी पॉइंट में ऐसे नहीं हो सकती, फ्रैक्शन वगैरह में। तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है जो कि एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, और एसिडिक मीडियम में कैन शुगर का इन्वर्जन है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। यहाँ एंजाइम भी काम में लेते हैं, इन्वर्टेज। ठीक है, जब कैन शुगर है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। ओके, ये यहाँ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर का देखो, अगर आप इसका रेट लिखने को बोलेगा ना तो आर इक्वल टू अपन लिखेंगे के, पहले इसकी कंसेंट्रेशन शुगर की C12H22O11, ठीक है, इंटू H2O। अब क्या करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, जो ये जो पानी है इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और इतना सारा पानी ले लेंगे तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ह्यूज अमाउंट में होगा, ये स्टेटमेंट भी अपने काम आता है। जो ह्यूज अमाउंट में होता है उसकी कंसेंट्रेशन में कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो उसकी कंसेंट्रेशन फिक्स रहती है, और जिसकी कंसेंट्रेशन फिक्स होती है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको के को और वाटर की कंसेंट्रेशन को मिला करके एक नया ही टर्म दे देते हैं, के डैश इक्वल टू C12H22O11। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन करो तो अगर आपको पूछे कि इसका रेट कांस्टेंट बताओ रिएक्शन का, तो आपको के बताना है। ठीक है, और बोले कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बताओ, तो वो होगा के डैश, और के डैश का मतलब क्या होगा, के इंटू वाटर का कंसेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोले स्यूडो का रेट कांस्टेंट बताओ तो के तो लिखना है, साथ में पानी की कंसेंट्रेशन जो दी है उसको मल्टीप्लाई भी करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है लेकिन नीट में अभी तक नहीं आया हुआ है, तो आ सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, रेट कांस्टेंट पूछे सिंपल रिएक्शन का तो वही जो के है वही दे दो, और अगर पूछे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बताओ तो वाटर की कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके बता देना। ओके, अब अपन चलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस में। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन जो आप इसकी रेट लिखोगे ना, रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर, और उसकी पावर कितनी है लिखोगे, यहाँ जो भी होगा वो ऑर्डर होगा, तो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, आ गया जीरो। रेट इक्वल्स टू -dr/dt इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, के आर की पावर जीरो। अब जीरो है इसका मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर रेट है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ऐसे थ्योरेटिकल वर्ड आपको काम मिलेगा। इसकी रिएक्शन होती है आर इक्वल्स टू के टी माइनस के टी इक्वल्स टू आर नॉट। सिंपल इसको है ना अपन लिखते हैं, आर नॉट या ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है, और ए टी या आर टी क्या होता है, टाइम टी पर कंसेंट्रेशन है।
ठीक है, टाइम टी पर कंसेंट्रेशन है। तो ये आपको रिएक्शन दे देगा सिंपल सी, ये रिएक्शन काम में लेनी है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसी रिएक्शन पे सिंपल, ठीक है। टाइम टी पे कंसेंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर का। ओके, इसका देखो पहले इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करोगे ना तो ये y है, इस साइड रिएक्टेंट का मतलब y है, और ये c है, और ये माइनस एम और ये x, टाइम वर्सेस इसमें ग्राफ खींचोगे तो जो इंटरसेप्ट वो किसके बराबर हो गया, इंटरसेप्ट हो गया आर नॉट या फिर ए नॉट के बराबर। और स्लोप कितनी हो गई, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव आ रही है और कितनी आ रही है, के माइनस के बराबर। ये ग्राफ है, ये इसकी स्लोप है। ओके, और जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो अपन को याद रखने बहुत है। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं मेटल सरफेस पे वो सारी जीरो ऑर्डर में आती है। उसके अलावा ये हैबर प्रोसेस जो है ना वो भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका अपन रेट कांस्टेंट भी अपन एक बार लिखते हैं, आर इक्वल टू -1/2 dNs3/dt, ये बहुत बार आया हुआ है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू 1 ये तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt, ठीक है। अगर रेट पूछे हाइड्रोजन की टर्म में तो क्या होगा, 1/3 dH2/dt। अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछे, सॉरी अपेरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन तो बन रही है, अपेरेंस पूछे तो हो जाएगा dH2/dt सिंपल। फिर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ये रिएक्शन थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था। अब फर्स्ट ऑर्डर की मतलब कि यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1, तो डायरेक्टली फॉलो करता है, ठीक है। तो SN1 जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक में याद हो तो अगर आपको तो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, K = 2.303 T log of R/R0। एक फॉर्मूला होता है R = R0 e⁻ KT, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं ये वाला काम में न लेकर के इसके नीचे वाला रेड वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, K = 2.303 T log of A क्या है, A है इनिशियल कंसेंट्रेशन, A क्या है इनिशियल, ठीक है। X क्या है कि कितनी ख़त्म हो गई, डिकम्पोज या डीके ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, डीके बोल दो या ख़त्म कितनी हो गई है वो है, ठीक है। तो A/A-X। ग्राफ इसका देखोगे तो इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा, इसकी ये नेगेटिव माइनस के स्लोप वाला, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ जो होती है ना जीरो ऑर्डर की, वो होती है T½ = A0/2K, ये जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है, ठीक है। इसकी जो हाफ लाइफ होती हैं वो होती हैं 0.693/K। ये वाला भी याद रखना है, साथ में ये वाला भी याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन इसमें आती है। और एक ये वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट याद रखना है। N2O5 और N2O इनके डीकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। और ये 2016 में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल बताओ, तो एनसीईआरटी वाला अगर आपको याद है तो उनमें से ही क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा कुछ अजीब रटने वाला पूछता है ना तो एनसीईआरटी के याद रख दो, N2O5 का डीकम्पोजिशन, N2O का डीकम्पोजिशन और C2H4 का हाइड्रोजनेशन, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। एक ये फॉर्मूला है जो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसेंट्रेशन दी हो, तब 2016 में इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आया था, तब से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाफ लाइफ क्या होती है पता लग गया कि ये पता होता आपको, ठीक है। T99 का मतलब क्या है कि 99% रिएक्टेंट को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा T90 का 90 गुना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सीधी बात है, ये फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बड़े फास्ट होते हैं, नहीं तो फिर थोड़े मतलब अपने को दिक्कत आती है, मतलब कैलकुलेशन हार्ड होती है। तो T99 90 का कितना होता है, 10 गुना। और यहाँ एक ट्रिक टाइप का काम करता है, देखो यहाँ 2 99 थे तो यहाँ आगे 2 आ गया, मतलब यहाँ 9 कितने थे, 2 बार थे तो ये 2 आ गया, यहाँ 3 बार थे यहाँ 3 आ गया, ये 4 बार थे तो यहाँ 4 आ गया, 5 होते तो 5 और आ जाता। और ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन का आंसर है, एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का आंसर है ये। और बहुत इसको अपन एज अ फॉर्मूला यूज़ में लेंगे कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का 10 गुना टाइम लगता है। ओके, इसको अपन रटा हुआ में आनेंगे इन सब चीज़ों को। चलो आगे उसके बाद में अपने पास में आती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता ही होता है, मान लेते हैं कि ये अपन यहाँ पे हैं जीरो लेवल पे और यहाँ अपने को अचीवमेंट होता है प्रोडक्ट का, और इतनी एनर्जी अपने पास में है। टोटल एनर्जी कहाँ तक मिलेगी, कहाँ कितनी चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स इस रेड वाले डॉट तक जाना है अपने को, तो इतना जंप चाहिए।
इतनी एनर्जी मेरे पास पहले से थी, इतनी मैं खुद लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ ग्लूकोज पी के आऊँगा और जंप इतनी लगा दूंगा, तो है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कि मिनिमम, देखो एक तो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरी की पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। और ये है रेड वाली खुद की पोटेंशियल एनर्जी, खुद अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रीन वाली है एक्स्ट्रा, वर्ड एक्स्ट्रा ध्यान में रखना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त। तो एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी, खुद की पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जितनी एनर्जी अपने दे रहे हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको ई ए से शो करते हैं। इसकी सिंपल एक इक्वेशन होती है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और के को के अपॉन ए अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है क्वेश्चंस की। और के अपॉन ए को अपन बोलते हैं ई के बराबर या उससे ज़्यादा वाले ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल का नंबर या उसकी संख्या या उसका नंबर। कितने पार्टिकल हैं जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ओके। अगला है इसमें ग्राफ आपको एल एन के वर्सेज 1/t में ग्राफ खींचना है, जिसकी स्लोप होती है माइनस ई ए अपॉन आर। एल एन की जगह अगर लॉग के ले लेता 10 बेस वाला तो स्लोप आती माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। ये इक्वेशन होती है ये लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2, इस वाली टर्म को, ठीक है। अब याद रखना है ये एक्टिवेशन एनर्जी, देखो टेम्परेचर से इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रही है तो अपन सोचते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती होगी, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप बोलोगे टर्म तो आ रही टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और के अपने एक दूसरे को मना लेते हैं, मतलब टेम्परेचर को एक दूसरे को रेगुलेट कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले देखो, T1 अपॉन T2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी काम में ले सकते हो। दो कंपाउंड्स की या दो हाफ लाइफ, दो टाइप की रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की वैल्यू, या फिर बोलेगा कोई एक रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ डबल हो जाती है, तो उसका ऑर्डर बताओ। मैंने क्वेश्चन बोला कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन डबल करने पर, पहले ए थी अब 2a कर दी, डबल करने पर टाइम पीरियड डबल हो जाता है, तो पहले टी था अब 2t हो गया, तो अब उसका ऑर्डर बताओ। तो सिंपल हो गया 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। इधर इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, नीचे एक प्लस की थी ऊपर आती माइनस की हो गई, इक्वल्स टू n-1। तो सॉल्व करोगे -1 इक्वल्स टू n-1 तो n इक्वल्स टू 0। तो ये 0 ऑर्डर के लिए होता है ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बोलेगा कि कंसंट्रेशन को इतने गुना करने पर रिएक्शन का टाइम पीरियड इतना गुना हो जाता है, हाफ लाइफ इतनी गुना हो जाती है, तो उसका ऑर्डर बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो ग्राफ होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी वाला, यही वो ग्राफ है एक्टिवेशन एनर्जी का। और देखो फॉरवर्ड का ग्राफ है, एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। देखो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन ग्राफ बना के ही करेंगे अपन, मैं भी ग्राफ करने करूँगा, आप भी ग्राफ बना के क्वेश्चन करना। कभी भी अपन साइन वगैरह के नुकसान में नहीं रहेंगे, कभी भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्राफ बना दो सिंपल। इस ग्राफ को ऐसे ट्रिक से याद करो, ये एंडो है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉम्प्लेक्स बना एक्टिवेटेड, और ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट था। तो ये एंडो है, तो ग्राफ देखो ऊपर ही एंड हो गया, एंडो है तो ऊपर ही एंड हो गया, नीचे आया ही नहीं वापस, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ है, एक्सो है, इसमें एक्स आ रहा है तो ऊपर एंड नहीं होगा। अभी ये नीचे एक्स है, इसमें एक्स आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे लाके छोड़ रहा है लगभग, ठीक है। आगे बात समझ में, ग्राफ याद करने के तरीके आगे समझ में आपको। एंडो ऊपर एंड हो जा रहा है और एक्सो एक्स एक्सिस पे लाके छोड़ रहा है। अब देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है डेल्टा एच। ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है डेल्टा एच, ओके। ग्राफ ऐसे कैसे रटना है आपको ताकि आंसर हो जाए आपका। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है इतना, ये बैकवर्ड का है, ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है, ओके।
चलो डेल्टा एच होता है ई फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फेसबुक फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हमेशा। और वैसे ग्राफ बना के देखोगे ना तो इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से ग्राफ बनाओगे तो अपने आपको मिल जाएगी चीज़ें, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता भी लगेगी, ठीक है। अब अपन क्या होता है कैटलिस्ट, ये क्या होता है, देखो कैटलिस्ट जो अपन काम में लेंगे रिएक्शन में वो डेल्टा एस, डेल्टा ई, ई ए या डेल्टा एस को इफेक्ट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला है जो एम्स में आता था पहले, अगर एन गैसियस रिएक्शन है तो उसका उसकी टर्म में एंडो के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी डेल्टा एस से, एक्सो के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एस से कम, ज़्यादा और उसके बराबर हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट याद रखना आपको। एंडो के लिए एंड हो गया, ऊपर ही एंड हो गया, तो एक ही बचा कि एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एस से ज़्यादा थी। एक्सो के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, स्टेटमेंट आता है। ये ग्राफ देखते हैं, अगर आपने क्या लिया है, नॉर्मल लिया है, याद रखना कोई सा भी कैटलिस्ट आए, देखो डेल्टा एस पहले यहाँ से लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, तो आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया, नेगेटिव कैटलिस्ट लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, तो डेल्टा एच तीनों का बराबर रहेगा। पहली बात तो ये ग्राफ से दिखा, डेल्टा एच बराबर रहेगा। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन को धीमी कर देगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा और एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, और नॉर्मल की तो एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों के बीच होगी, ओके। ये नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ है, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ है, नेगेटिव ऊपर लिखा आप, ठीक है, आ गया समझ में, ये रखना आपको। ये हो गया। उसके बाद में एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन तो पता ही है, मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन आकर के, ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर में हाइड्रोजन आके एक्यूमुलेट हो रही है ये ऐसे, तो ये एड्जॉर्प्शन है। और लो प्रेशर पे क्या होता है, एक्स अपॉन एम इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1, ये 2016 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और हाई प्रेशर पे एक्स अपॉन एम पी पे डिपेंड करता नहीं है, तो ऑर्डर हो जाएगा 0। और मीडियम प्रेशर पे इसकी जो पावर होगी 1 अपॉन एन, तो वो होगा उसका ऑर्डर, जैसे एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/3। अब यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 अपॉन एन के बराबर, एन तो उसमें एन जो भी होगा, मतलब कि ऑर्डर हो जाएगा एन बराबर 3, ओके। इस टाइप से याद होना चाहिए, 2016 में क्वेश्चन आया यहीं से। और उसके बाद में एक ये जेई का बहुत फेमस क्वेश्चन है, आजकल जेई मेंस में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब मैंने सोचा आपको भी करवा दूँ। एक ये रिएक्शन दी है और इसका बोला नेट रेट कांस्टेंट बताओ, तो नेट रेट कांस्टेंट पूछेगा तो आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड। एक बार रिएक्शन को फॉरवर्ड लिखते हैं, फॉरवर्ड लिखेंगे मतलब जैसे दी है वैसे ही लिखेंगे, 2a + b इक्वल्स टू के फॉरवर्ड और 4c। तो इसका रेट कांस्टेंट लिखोगे तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट क्या आएगा, a का स्क्वायर और b होगा। इसी रिएक्शन को एक बार बैकवर्ड लिखना है, 4c गिव्स 2a + b, तो इसका रेट कांस्टेंट कितना आएगा बैकवर्ड का, c की पावर 4 आ गया रेट। ऐसे एक बार फॉरवर्ड लिखना है, एक बार बैकवर्ड लिखना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। फिर फाइनली क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। नीट में आ सकता है, जेई में बहुत बार आ चुका है अभी 2-3 साल में, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देना। मोटा मोटी अपने सारे फॉर्मूलेज जितने भी थे वो इसके कंप्लीट कवर कर लिए हैं, ओके। थैंक यू। वीडियो को लाइक आज ज़रूर करना। मैंने इस टाइप की स्लाइड्स वगैरह बनाने में और फॉर्मूले लिखने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ओके।